इटली पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 के आउटरीच सत्र में होंगे शामिल। इटली समेत शिखर सम्मेलन में शामिल तमाम देशों के नेताओं से होनी है द्विपक्षीय मुलाकात। हरियाणा और अलायंस एयर एविएशन लिमिटेड ने समझौता ज्ञापन पर किए हस्ताक्षर। मुख्यमंत्री ने कहा, हिसार हवाई अड्डे से चंडीगढ़ सहित 5 राज्यों के लिए उड़ान अगस्त से होगी शुरू। और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली सहित कई राज्यों में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी। फिलहाल लू से राहत मिलने के आसार नहीं। 18 जून के आसपास प्री मॉनसून की बारिश होने की है उम्मीद। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं पायल। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार कार्यकाल संभालने के बाद अपने पहले आधिकारिक विदेश दौरे पर इटली पहुंच चुके हैं। यहां पर प्रधानमंत्री मोदी G7 के आउटरीच सत्र में हिस्सा लेंगे। इस सत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऊर्जा, अफ्रीका और भूमध्य सागर पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इटली पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए इटली पहुंच गया हूं। वैश्विक नेताओं के साथ सार्थक चर्चा में शामिल होने के लिए उत्सुक हूं। हमारा लक्ष्य साथ मिलकर वैश्विक चुनौतियों का समाधान करना और उज्जवल भविष्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना है। इटली में हो रहे G7 देशों के नेताओं की बैठक के लिए सभी 7 यूरोपीय देशों के राष्ट्राध्यक्ष समेत यूरोपीय संघ के प्रतिनिधि अपूलिया में पहले से ही पहुंच चुके हैं। इटली की अध्यक्षता में G7 शिखर सम्मेलन में चालू वित्त वर्ष के लिए कुछ प्रमुख प्राथमिकताएं भी चुनी है, जैसे कि रूस यूक्रेन मध्य पूर्व में संघर्ष, विकासशील देशों के साथ संबंध और अफ्रीका और भारत प्रशांत क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करने वाली उभरती अर्थव्यवस्थाएं। शिखर सम्मेलन से अलग पीएम मोदी द्विपक्षीय G7 के नेताओं, आउटरीच देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठन के साथ द्विपक्षीय बैठकें और चर्चा करेंगे। खास बात यह है कि G7 अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, जर्मनी, कनाडा और जापान जैसे देशों का एक समूह है और भारत इसका सदस्य नहीं है। लेकिन 2019 से भारत को आमंत्रित सदस्य के तौर पर इसमें लगातार बुलाया जा रहा है। कुवैत अग्निकांड में मरने वाले 46 भारतीयों के शव लेकर एयरफोर्स का विमान कोच्चि पहुंच गया है। कुवैत में एक बहुमंजिला इमारत में आग से मारे गए भारतीय लोगों के शवों की पहचान कर ली गई है। हालात का जायजा लेने कुवैत पहुंचे विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह भी इसी विमान में वापस लौटे हैं। कीर्तिवर्धन सिंह प्रधानमंत्री के निर्देश पर कुवैत गए थे। इस हादसे में मारे गए कुल 49 लोगों में से 46 भारतीय थे। इनमें से 23 लोग केरल के, 7 लोग तमिलनाडु के, 4 यूपी, 3 आंध्र प्रदेश के, 2 लोग बिहार के, 2 उड़ीसा और एक झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पंजाब और पश्चिमी बंगाल से थे। इनके शवों को भारतीय वायुसेना के C-130J सुपर हरक्यूलिस विमान में भारत लाया गया। इस दौरान केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन सहित कई वरिष्ठ राजनेता कोच्चि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर मृतकों को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे। शव लेकर पहुंचे इस विमान को बाद में दिल्ली लाया जाएगा। His part, the royal family of Kuwait, the officials, the ministers, His Highness of Kuwait, they all took personal interest so that the bodies could be brought back as soon as possible. And in the hospital, we are told that His Highness has called up the hospital people and the Minister for Health personally, and the Minister of Health has himself done rounds of the hospitals where the victims were the हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की उपस्थिति में कल पंचकूला के PWD रेस्ट हाउस में नागरिक उड्डयन विभाग और अलायंस एयर एविएशन लिमिटेड के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार हिसार के महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे से चंडीगढ़ समेत 5 प्रदेशों के लिए अगस्त से उड़ान शुरू करने जा रही है। लोग जल्द ही हिसार से उड़ान भर सकेंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हवाई चप्पल वाले भी हवाई यात्रा करेंगे।
बढ़ेंगे, इस सपने को हरियाणा में पूरा किया जाएगा। हिसार हवाई अड्डे से राजधानी चंडीगढ़ के अलावा अयोध्या, अहमदाबाद, जयपुर और जम्मू के लिए उड़ान संचालन की शुरुआत की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि एयरपोर्ट पर कुछ औपचारिकताएं बाकी बची हैं, जिनको जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। अभी केवल नेशनल फ्लाइट इस हवाई अड्डे से शुरू की गई हैं। आगे चलकर इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी यहां से उड़ान भरेंगी। हरियाणा के लिए हुआ है, जुलाई तक उसको हम और प्रयास करेंगे कि जल्दी वो हमें मिल जाए, परंतु कुछ समय उसके अंदर उनकी फॉर्मेलिटीज़ में लगता है। और फिर यहाँ पर भी 20 तारीख को मेरा एयरपोर्ट के ऊपर जाना है, वहाँ पर कुछ इनॉग्रेशंस के कार्यक्रम हैं, वो करके उसके बाद और गति उसकी तेज़ हो जाएगी। और आज MOU भी साइन हो गया है और जल्दी ही वो लाइसेंस भी आ जाएगा और वहाँ से जो हमारे नेशनल फ्लाइट्स हैं वो ही उड़ान भरना शुरू करेंगे। इस मौके पर नागरिक उड्डयन मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता, विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता की मौजूदगी में नागरिक उड्डयन विभाग के अतिरिक्त निदेशक सतीश कुमार सिंगला और अलायंस एयर एविएशन लिमिटेड के नेटवर्क प्लानिंग हेड CEO रंजन कुमार दत्ता ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी किए। हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय राज्य मंत्री सुभाष सुधा ने कल चंडीगढ़ में एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में कृषि भूमि की खरीद व भूमि का कोई हिस्सा बेचने हेतु नगर परिषद एवं नगर पालिकाओं से किसी भी NDC की आवश्यकता नहीं है, बल्कि भूमि मालिक सीधे तौर पर अपनी रजिस्ट्री करवा सकेंगे। ऐसी संपत्तियों पर किसी भी तरह का प्रॉपर्टी टैक्स या विकास शुल्क नहीं लागू होगा। राज्य में इस तरह की कुल 2,52,000 संपत्तियां है। उन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्रों में कॉलोनियों में स्थित खाली प्लॉट को बेचने की अनुमति होगी और इसके लिए प्रार्थी को प्रॉपर्टी टैक्स व अन्य बकाया शुल्क आदि जमा कराने के बाद ही नो ड्यूज सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाएगा, जिसके आधार पर वो अपनी संपत्ति को बेच सकेंगे। इससे 4,30,000 संपत्तियों को लाभ मिलेगा। राज्य मंत्री ने यह भी कहा कि जिस भी संपत्ति मालिक ने लाल डोरा के अंदर स्थित अपनी संपत्ति को स्वयं ही प्रमाणित कर दिया है, उसे अपनी संपत्ति बेचने की अनुमति होगी। इस तरह की 6,85,000 संपत्तियों को लाभ मिलेगा। सबसे पहले हमने किया है कि जितनी भी एग्रीकल्चर लैंड हमारे यहाँ जो म्युनिसिपल कमेटी के अंदर पड़ती है, कॉर्पोरेशन में पड़ती है, उसके अंदर किसी प्रकार की NDC की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। इस प्रकार की भूमि का मालिक सीधे तौर पर अपनी रजिस्ट्री करा सकता है, कोई उसको NDC लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी जो म्युनिसिपल लिमिट के अंदर आती है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये किया है। ऐसी जो प्रॉपर्टी है उसके अंदर ना तो आपको उसके अंदर आपको क्या कोई प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराने की जरूरत पड़ेगी, ना कोई डेवलपमेंट चार्जेस जमा कराने की जरूरत पड़ेगी। इस तरह की कुल संपत्तियां 2,52,000 को लीव मिलेगा, इमीडिएट लीव मिलेगा। इसके खाली प्लाट को बेचने की अनुमति भी दे दी उनको। इसके लिए प्रार्थी को प्रॉपर्टी टैक्स व अन्य बकाया शुल्क आदि जमा कराने के बाद नॉन ड्यूज जारी कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हरियाणा के सभी शहरी क्षेत्रों में 741 अस्वीकृत कॉलोनियों को नियमित किया जा चुका है, जिसकी सभी 1,71,368 संपत्तियों को बेचने का अधिकार मालिकों को प्राप्त हो गया है। इसके अतिरिक्त बची हुई 433 कॉलोनियों को नियमित करने का कार्य 30 जून तक पूरा कर दिया जाएगा। 705 छोटे क्षेत्रों को भी नियमित किया जा चुका है और ऐसे बचे हुए लगभग 1,200 क्षेत्रों को, जो कि सरकारी भूमि पर वन क्षेत्रों में या फिर ग्रीन बेल्ट या रोड की भूमि पर होंगे, उन्हें छोड़कर बाकी क्षेत्रों को 30 जून तक अधिकृत कर दिया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि इससे कुल 13,38,000 संपत्तियों को लाभ मिलेगा। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने कल नई दिल्ली में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान विभाग की सचिव अनिता प्रवीण ने उन्हें मंत्रालय द्वारा शुरू की गई विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी। केंद्रीय मंत्री ने उन्हें आगामी मेगा फूड इवेंट वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 की तैयारियों के बारे में भी बताया। यह इवेंट 19 से 24 सितंबर तक भारत मंडपम में आयोजित किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री ने अधिकारियों को सरकार की 100 दिवसीय योजना को हासिल करने की दिशा में काम करने के निर्देश दिए। साथ ही सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमियों के उत्थान और किसानों की आय बढ़ाने के लिए काम करने का भी आग्रह किया।
पंजाब की डीजीपी गौरव यादव ने कल प्रदेश में कानून और व्यवस्था का जायजा लेने के लिए सभी पुलिस अधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक की। इस मौके पर पंजाब के सभी 8 रेंजों के एडीजीपी, डीआईजी, पुलिस कमिश्नर, डीएसपी, एसएचओ सहित अन्य अधिकारी भी शामिल हुए। इस दौरान डीजीपी ने सभी ग्राउंड अफसरों और अधिकारियों को पुलिस सेवाओं को जमीनी स्तर पर यकीनी बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को लोगों की शिकायतों का निपटारा करने के लिए सुबह 11 बजे से 1 बजे तक अपने कार्यालयों में उपस्थित रहने के निर्देश भी दिए। उन्होंने अधिकारियों को पंजाब में ड्रग्स और गैंगस्टर कल्चरल का हर हाल में सफाया करने के लिए विशेष यूनिटों के साथ तालमेल बनाकर काम करने के लिए निर्देश भी दिए। उन्होंने जिला पुलिस मुख्यालयों को हर महीने अपराध समीक्षा बैठक करने और पुलिस कर्मचारियों की शिकायतें सुनने की भी हिदायत दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए की हाई कोर्ट में चल रहे नीट से जुड़े विभिन्न मामलों की ट्रांसफर याचिका पर नोटिस जारी किया है। नोटिस में कहा गया है कि 8 जुलाई को पहले से लंबित मामलों के साथ ही इस मामले की सुनवाई भी होगी। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की वेकेशन बेंच ने मामले की सुनवाई की। साथ ही नीट परीक्षा से जुड़ी एक नई याचिका पर भी आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। नीट में धांधली और पेपर लीक के आरोपों की सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर भी सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया। इस मामले में एनटीए को 2 सप्ताह में जवाब देने के निर्देश दिए गए हैं। इस याचिका पर भी सुनवाई 8 जुलाई को होगी। इस याचिका में मनमाने तरीके से परीक्षा की उम्र चुनने के लिए चल रही धांधली का जिक्र था। साथ ही याचिका में सेंटर चुनने के लिए 10 लाख रुपए की घूस देने की बात भी कही गई थी। अगले महीने पेरिस में होने वाले ओलंपिक खेलों में पंजाब के कई खिलाड़ी देश का प्रतिनिधित्व करेंगे। पंजाब के खेल मंत्री गुरमीत सिंह मिथहेर ने घोषणा की कि पेरिस ओलंपिक में जाने वाले प्रत्येक खिलाड़ी को 15-15 लाख रुपए दिए जाएंगे। इन खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी को 3 करोड़, रजत पदक जीतने वाले खिलाड़ी को 2 करोड़ और कांस्य पदक जीतने वालों को 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। चंडीगढ़ में खेल विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक के बाद गुरमीत सिंह मिथहेर ने कहा कि खेल नर्सरियों की स्थापना और उनके बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर भी जोर दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पंजाब के 6 निशानेबाज खिलाड़ियों का चयन ओलंपिक के लिए हो चुका है, जबकि हॉकी और एथलेटिक्स में पंजाब के खिलाड़ियों का चयन होने की उम्मीद है। उन्होंने उम्मीद जताई कि पंजाब खेलों में भी देश का अग्रणी राज्य बनेगा। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ निदेशालय द्वारा नेशनल कैडेट कोर्स के लिए चंडीगढ़ स्थित डीएवी कॉलेज में एक मोटिवेशनल सेमिनार का आयोजन किया गया। इस मौके पर कैडेट्स को संबोधित करते हुए लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह ने कहा कि हम कारगिल विजय की 25वीं जयंती मना रहे हैं। उस ऑपरेशन में हिस्सा लेने वाले हमारे जवानों ने यहां पहुंचकर कैडेट्स को संबोधित किया और अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने बताया कि इस तरह के मोटिवेशनल सेमिनार में पहुंचकर हमारे वार हीरोज कैडेट्स को मिलते हैं और उनका उत्साह बढ़ाते हैं। कारगिल विजय की जो 25वीं जयंती मना रहे हैं, उस लक्ष्य में जिन्होंने इस ऑपरेशन में हिस्सा लिया है, उन्होंने आकर के कैडेट्स को मोटिवेट किया। इन लोगों ने अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताया है और कैडेट्स ने उनसे सवाल जवाब पूछे हैं। हमारी कैडेट्स तो बहुत प्रेरित है आर्मी में जाने के लिए और हर साल 8 से 10 हज़ार से ज़्यादा कैडेट्स डिफेंस फोर्सेस को ज्वाइन करते हैं और ऐसे सेमिनार के बारे में करने के बाद में जो हमारे ऑपरेशन हुए हैं और जो हमारे वॉर हीरोज़ हैं वो आके कैडेट्स को मिलते हैं। जनरल वीपी मलिक ने कैडेट्स को संबोधित करते हुए कहा कि ऐसे सेमिनार में वॉर हीरोज द्वारा कैडेट्स को प्रोत्साहित किया जाता है, साथ ही उनमें सेना में जाने का जज्बा भी बढ़ता है। बड़ा अच्छा लगा मुझे, इतने एनसीसी के कैडेट्स जो स्कूलों के हैं या कॉलेजेस के हैं वो यहाँ पर बैठे हैं। उनको मिल के, उनको देख कर और उनसे बातचीत करके तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छी चीज़ है। कुछ देर के लिए, कुछ समय के लिए हम लोग एनसीसी को कुछ निगलेक्ट सा कर रहे थे। एनसीसी की स्ट्रेंथ भी बढ़ा देंगे और बाकी जो स्टेट फोर्स गवर्नमेंट्स हैं वो भी अभी मदद कर रही हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि पंजाब गवर्नमेंट जो है इसमें अपना हिस्सा दिखाए।
सूरज की तपिश और गर्म हवाओं की वजह से उत्तर भारत में लोगों का गर्मी से हाल बेहाल है। रिकॉर्ड तापमान में मौसम के मिजाज को और भी बदहाल कर दिया है। बिहार के बक्सर में सबसे अधिक 47 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। वहीं पंजाब के भटिंडा शहर में 47 डिग्री तापमान के साथ देश का दूसरा सबसे गर्म स्थान रहा। यूपी के कानपुर, हरियाणा के रोहतक, राजस्थान के गंगानगर और झारखंड के डाल्टनगंज में भी तापमान 46 पार कर गया। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में अधिकतम तापमान 45.2 डिग्री सेल्सियस रहा। उत्तर प्रदेश और बिहार में गर्मी और लू की वजह से मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया हुआ है। इसी बीच मौसम विभाग ने उम्मीद जताई है कि 4 दिन के बाद 18 तारीख से मानसून की बारिश हो सकती है, जिससे गर्मी की मार झेल रहे उत्तर भारत के लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज चंडीगढ़, सोशल मीडिया एक्स डीडी न्यूज CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।